हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम जो है रीता जैन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज बालोद से हूँ, गेस्ट लेक्चरर हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है वो एमकॉम 4th सेमेस्टर वालों के लिए होगा, जिसमें है मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग, अंतर्राष्ट्रीय विपणन। इसमें मैंने जो आपके लिए आज इसका पार्ट 4 बनाया है, ये जो पार्ट 4 है, पार्ट फर्स्ट में मैंने जो आपको बताया था वो मूल्य निर्धारण था, पार्ट 2 में मैंने आपको मूल्य उदाहरण बताया है, और पार्ट 4 जो है अपना है ये भुगतान की शर्तें, मतलब टर्म्स ऑफ पेमेंट। पेमेंट की क्या क्या टर्म्स है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो इसमें जो है पहले अपन जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्या चीज होता है, क्योंकि देखिए मूल्य निर्धारण और मूल्य उदाहरण के बारे में अपन जान चुके हैं। तो हमको क्या करना है, मूल्य के संबंध में तो निर्णय कर लिए हैं, अब हम भुगतान की शर्तों को देखेंगे। अब भुगतान प्राप्त करने के ढंग कौन कौन से हैं, कैसे पेमेंट जो है रिसीव करेंगे एक्सपोर्टर जो है ऑर्डर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान मतलब ये होता है कि जब एक देश का व्यक्ति जो है वो दूसरे देश के व्यक्ति को क्या करता है, भुगतान करता है। एक देश का जो व्यक्ति है वो दूसरे देश के व्यक्ति को भुगतान करता है, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। जैसे क्या हो गया, भारत का व्यापारी है वो क्या कर रहा है, दूसरे देश के व्यापारी है अमेरिकी डॉलर में उसको भुगतान करता है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान क्यों किया जाता है, तब एक देश जो है आयातकर्ता जो है दूसरे देश के व्यापारी से क्या करेगा, माल खरीदेगा, तब उसको क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है वो विदेशी ऋणों को लौटाने के लिए भी होते हैं। कई बार क्या करते हैं, फॉरेन से लोन लेना पड़ता है, उसको भी भुगतान करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की आवश्यकता पड़ती है। या फिर किसी देश को अगर सहायता की जरूरत है तो उसके लिए भी क्या है, दूसरे देश से क्या लेना पड़ता है, धन लेना पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कहलाता है। चाहे आप सहायता लेने के लिए करो, चाहे आप ऋण ले लीजिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान होता है तो किसके बीच में होता है, दो देशों के बीच में होता है। तब एक देश आयात करता हो और दूसरा देश क्या हो, निर्यात करता हो, तब माल और सेवा का क्या करता है, भुगतान करता है। इसके बाद में इसमें कौन होंगे, दो पक्षकार होंगे, एक निर्यातक होगा और दूसरा जो भुगतान करने वाला है वो क्या कहलाएगा, आयातकर्ता कहलाता है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, भुगतान किस में होना चाहिए, विदेशी मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है तो दूसरे देश की, हर देश की मुद्रा का चलन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो देश की मुद्रा में ही क्या होगा, भुगतान किया गया होगा। जैसे अपन अमेरिका से माल खरीद रहे हैं तो अमेरिका में जो है डॉलर चलता है, तो अपने को पेमेंट किसमें करना पड़ेगा, डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद जो है भुगतान के बदले में क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो जो भी माल खरीद रहे हैं उसके भुगतान कर रहे हैं, तो उसके संबंध में क्या है, प्रलेख से भी उसको क्या कर सकते हैं, अदला बदली करके उनका रकम चुका सकते हैं। और भुगतान के कई ढंग होते हैं, वेरियस मेथड होते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बताऊंगी कि भुगतान करने के कौन कौन से जो है ढंग है। जैसे कि अग्रिम भुगतान खाता, या फिर खुले खातों के माध्यम से, या विनिमय बिल के माध्यम से। और ये क्या है, थोड़ा सा पेचीदा वाला काम है, सर्किमस्टेंस इसमें बहुत ज्यादा है। आयातकर्ता जो है अपने देश में बैंक के रकम को चुकाता है, फिर वहां से निर्यातकर्ता को हस्तांतरित करता है, फिर इनके बीच में आयातक और निर्यातक में विदेशी मुद्रा के नियम लागू होते। इस प्रकार से जो है मुद्राओं का जब भुगतान किया जाता है तो उसमें से विनिमय दर भी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती है, एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसको अपने को समझना है कि प्रक्रिया होती कैसी है। अब देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें भुगतान करने के कौन कौन से ढंग है, इसके भुगतान की शर्तों के मेथड कौन कौन से हैं, ये मेथड अपने को समझना है कि भुगतान की शर्तें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला मेथड है अग्रिम भुगतान। अग्रिम भुगतान मीन्स है कि एडवांस पेमेंट,
तो एडवांस पेमेंट मतलब ये होता है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि जो निर्यातक है वो आयातकर्ता को माल का क्या करता है, आयात करना चाहता है तो उसका अग्रिम में क्या कर लेता है, भुगतान ले लेता है। और ये जो अग्रिम भुगतान है वो बैंक या ड्राफ्ट है इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से हस्तांतरण कर देता है। और जो निर्यातक है वो अग्रिम राशि मिल जाने के बाद क्या करता है, आदेशित माल को भेज देता है। तो ये क्या कहलाता है, एडवांस पेमेंट। मतलब साधारणतः जो है निर्यातकर्ता जो है आयातकर्ता से क्या करते हैं, अग्रिम भुगतान मांग लेते हैं। और ये मांग तब से जब उनको ये डाउट रहता है कि भाई ये आयातकर्ता टाइमली पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, या उन पर विश्वास नहीं रहता है, और या फिर कहीं युद्ध की संभावना तो नहीं है देशों के बीच में, या देशों में क्या हो रहा है कि मुद्रा में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एडवांस में क्या कर लेते हैं, पेमेंट मांग लेते हैं। तो यही है अग्रिम भुगतान। इसके बाद एक खुले खाते के अंतर्गत ये क्या चीज है, खुले खाते के अंतर्गत भुगतान। इस ढंग में आयातकर्ता जो क्या करता है, तभी भुगतान करता है जब उसको माल क्या हो जाता है, मिल जाता है। माल रिसीव होने के बाद क्या करता है, निरीक्षण करने के बाद माल को देखता है, उसकी गुणवत्ता को देखता है, और जैसा उन्होंने आदेश दिया था आदेश के हिसाब से माल का निर्माण हो जाने के बाद उसको क्या करता है, आयातकर्ता जो है उसके पास मिलता है आयातकर्ता को। तो आयातकर्ता बाद में जो है माल के मूल्य का क्या करता है, भुगतान करता है। वह जो है कोई विनिमय बिल भी स्वीकार नहीं करता है। तो ये जो कहलाता है वो खुले खाते के अंतर्गत भुगतान होता है। अब इस खुले खाते के अंतर्गत भुगतान करने का जो है ढंग होता है वो है चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से। मर्जी मेरी चलती जो खुले खाते के अंतर्गत है उसमें जो भुगतान किया जाता है वो एक तो चेक के द्वारा, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा क्या किया जाता है, आयातकर्ता के द्वारा निर्यातकर्ता को भुगतान किया जाता है। इसमें मतलब जो है पेमेंट होने के पेमेंट कब किया जाता है, जब माल क्या हो जाता है, मिल जाता है। इसके बाद आता है आयात का भुगतान जो है निर्यात द्वारा। आयात का भुगतान निर्यात द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा, जब भुगतान है ये भी एक प्रकार का ढंग है। जब जो आयात का मूल्य है वो निर्यात करके क्या कर दिया जाएगा, उनको चुका दिया जाएगा। ये कब किया जाता है, यदि जैसे किसी की देश की स्थिति में विदेशी मुद्रा कम हो और वहाँ माल हो, तो वहाँ से माल को क्या कर लेते हैं, आयात करके जो है विदेशी मुद्रा को में कम ना करके उतना ही कीमत पर क्या कर देते हैं, निर्यातक को निर्यात कर देते हैं। यह भी एक अच्छा माध्यम है। जैसे वस्तु विनिमय होता था ना पहले, एक वस्तु दे के दूसरी वस्तु ले लो, उसी तरीके से आयात के स्थान पर क्या कर दिया जाए, निर्यात करके पेमेंट कर दिया जाता है। इसके बाद है प्रलेखों के बदले। प्रलेखों के बदले भुगतान जो है ये एक व्यवस्था है जिसमें जो निर्यातक जो है अपने देश अपने बैंक के द्वारा जो है निर्यात किए हुए माल के प्रलेख है, जैसे जहाजी बिल्टी होती है, उसको क्या करता है, आयातकर्ता के पास भेज देता है और उनको लेकर के क्या कर देता है, भुगतान कर देता है। इन प्रलेखों के आधार पर जो है आयातकर्ता जहाजी कंपनी से क्या करते हैं, माल प्राप्त कर लेते हैं। ये जो प्रलेख के आधार पर जो माल होता है उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है। एक तो निर्यातक होगा, दूसरा आयातक होगा, और तीसरा जो है वसूल करने वाला बैंक होगा, और चौथा जो है भुगतान करने वाला बैंक होगा। जो भुगतान भेजने वाला बैंक प्रलेख है, विनिमय बिल है, उसको वसूली करके बैंक से जो है प्राप्त करके अनुबंध के शर्तों के आधार पर जो है वो आयातकर्ता के सम्मुख उसको प्रस्तुत करके जो है भुगतान करने को कहता है। यदि आयातकर्ता भुगतान कर देता है तो उसके माल के प्रलेख को क्या करते हैं, उसको सौंप देते हैं, और जो भी रकम प्राप्त होगी उसको वसूली करके जो है बैंक को भेज दिया जाता है, जिसे वह निर्यातकर्ता के खाते में क्या कर देता है, जमा कर देता है। और यदि माल उधार बेचा गया हो
तो विनिमय बिल को जो है आयातकर्ता से स्वीकार करा के माल के प्रलेख को क्या करता है, उसको सौंप देते हैं। तो इस प्रकार से प्रलेखों के आधार पर भी क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अब जो है भुगतान जो है उसमें वो जोखिम तो होता ही है। इसके बाद प्रेषण के आधार पर भुगतान। प्रेषण के आधार पर भुगतान मतलब है जैसे विदेश में जो है माल जो है निर्यातक के जो एजेंट को इस शर्त पे भी भेजा जा सकता है कि जैसे जैसे माल बिकता जाएगा वैसे वैसे आयातकर्ता क्या है, उसका भुगतान करता जाएगा। और जो प्रेषण है वो निर्यात में जब तक एजेंट जो है माल को नहीं बेचता तब तक उसका स्वामी जो है निर्यात ही रहेगा। तो ये एजेंट का हो गया जिसमें कंसाइनमेंट होता है, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा। माल बिक जाने से पहले जो है एजेंट का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं होता है। माल का मूल्य मिल जाने के पश्चात ही एजेंट क्या है वो चेक और बैंक ड्राफ्ट जो है या इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से क्या करेगा, निर्यातकर्ता को भुगतान भेज देगा। ये भी लेकिन एक जोखिमपूर्ण रहता है क्योंकि हो सकता है माल बिकेगा या नहीं बिकेगा या माल क्या है एजेंट को वापस कर देगा। तो ये निश्चित नहीं रहता कि माल किस मूल्य पर बिकेगा या बाजार का कंडीशन कैसा है। तो ये भी एक प्रकार से जोखिमपूर्ण है। इसके बाद है साख पत्र के माध्यम से भुगतान। साख पत्र के माध्यम से भुगतान कैसे होता है, यदि निर्यातक को ये शक है रहता है कि जो उसका माल है वो विदेश में पहुंचने के पश्चात जो है आयातकर्ता उसका मूल्य चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, या जो है आयातकर्ता क्या करता है तो भुगतान के लिए गारंटी जो है किसी बैंक से दिलवाने के लिए कहते हैं कि वो जो आयात करता है वो बैंक में ये प्रार्थना करता है, ये एप्लीकेशन देता है कि जो निर्यातक है उसकी ओर से आश्वासन दे दे कि वह बैंक जो है निर्यातक को जो है आयातक के बदले में मूल्य का क्या करेगा, भुगतान करेगा। ये आश्वासन जो है साख पत्र कहते हैं। इसी आश्वासन को मतलब जो है थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट है। ये भी एक लोकप्रिय ढंग है, ये भी बहुत अच्छा माध्यम है जिससे क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। इसमें इसकी कुछ बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसके बाद है साख पत्र के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा विदेशी विनिमय बिल द्वारा भुगतान। विदेशी इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से भी पेमेंट करने का एक अच्छा साधन है। इंटरनेशनल में जब क्या होता है कि विक्रेता और क्रेता एक ही देश के होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बिलों का प्रयोग होता है, परंतु जैसे विक्रेता और क्रेता जो अलग अलग देश के रहने वाले हों तो विदेशी विनिमय बिलों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये जो बिल होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान करने का एक अच्छा माध्यम है। जब विक्रेता और क्रेता एक ही देश के होते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बिल के द्वारा इसका क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। इसके बाद आता है जो ये अंतर्राष्ट्रीय बिल है ना, इसको भुगतान करने के इसके कुछ आधार है। भुगतान के अंतर्गत जो है निर्यातक को कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आयातकर्ता की स्थिति क्या है, आयातकर्ता की बाजार में प्रतिष्ठा क्या है, और जो वो भुगतान करेगा उसकी प्राप्ति की सुरक्षा है कि नहीं है, कोई जोखिम तो नहीं है, राजनीतिक जोखिम, पॉलिटिकल रिस्क है जो है वो, क्योंकि राजनीतिक इतना उथल पुथल होते रहता है देश में कि साख पत्र लेना सही है या नहीं है। और जो विनिमय दर है उसमें बार बार कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर भुगतान प्राप्त करना है तो उसकी लागत कितनी आएगी, जैसे बैंक शुल्क है, बैंक कमीशन हो जाएगा, कटौती हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, बिल ऑफ ऑनर तो नहीं है, और भुगतान के प्रेषण करने में कितना समय लगने वाला है, या विदेशी मुद्रा है उस पर प्रतिबंध है। तो इस प्रकार से जो है प्रतियोगिता कैसे है, कंपटीशन का लेवल कितना है,
तो निर्याता को ये चाहिए होगा कि भुगतान करते समय ये सारी शर्तों को क्या कर ले, देख ले। जैसे वो चाहेगा कि निर्यात माल का अग्रिम रूप से भुगतान हो जाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एडवांस पेमेंट, ताकि उनको और कुछ माल खरीदना हो तो वो क्या कर सके, उसको खरीद सके और उसका प्रोडक्शन जो है कर सके। परंतु प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रतियोगिता अगर बनी रहेगी तो प्रतियोगिता के कारण वो व्यापार से बाहर ना चला जाए। यदि प्रतियोगी माल जैसे उधार बेच रहे हैं तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, ये साख के आधार पर क्या करना पड़ेगा, माल बेचना पड़ेगा। तो ये थी आज की क्लास में अपनी भुगतान की शर्तें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो ध्यान रखेंगे। ये आपका 3rd यूनिट है और मेरा जो है ये 4th लेक्चर है और 3rd यूनिट का, जिसमें मैंने आपको पूरे पेमेंट के जो मेथड है वो बताए हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है, इसमें कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन जो है पेमेंट करते हैं। एक तो एडवांस पेमेंट होता है, खुले खाते के माध्यम से पेमेंट होता है, आयात का भुगतान निर्यात के द्वारा कर सकते हैं, प्रलेखों के बदले भुगतान होता है और प्रेषण के आधार पर भी भुगतान होता है, साख पत्र के माध्यम से मतलब क्रेडिट के माध्यम से भी भुगतान होता है और विदेशी विनिमय बिल के द्वारा भी क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा भी, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के द्वारा भी क्या करते हैं, ये इस तरीके से भुगतान करते हैं। तो एक जो निर्यातक है उनको भुगतान करते हैं, भुगतान पाने के टाइम पे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, एक विदेश में माल बेच रहा है तो ये गारंटी नहीं रहती, ये श्योर नहीं रहता कि उनको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, भुगतान करना चाहिए। तो ये आज का जो मेरी क्लास है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग की 4th जो पार्ट है ये आज मेरा कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो है अपन आगे नेक्स्ट 4th यूनिट में बढ़ेंगे। तो अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट जरूर करें। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, ताकि आपकी उन परेशानियों को मैं दूर कर सकूं और मेरे इस लेक्चर को जो है और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी क्या कर सके, इसको देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू।